सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय मुद्रा के बारे में। तो ये वीडियो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग मुद्रा से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, भारतीय मुद्रा का निर्गमन पद्धति। तो भारतीय मुद्रा जो है उसे जो जारी किया जाता है उसके पद्धति के बारे में। और भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। क्या पद्धति है वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, जो कि 1935 से 1956 तक अपनाया गया था। अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, जिसे पीआरएस प्रपोजल रिजर्व सिस्टम कहा जाता था। क्या था देखिए, इसके अंतर्गत आरबीआई जब भी नई मुद्रा जारी करता था तब उसको उसी अनुपात में प्रतिभूति, जिसे गोल्ड या इत्यादि होता था, स्वयं के पास आरक्षित रखना पड़ता था। तो आरबीआई जो है जब भी नया नोट जारी करता था या फिर छपवाता था, उस समय उतने ही मूल्य का जो गोल्ड है उसे प्रतिभूति के रूप में अपने पास रिजर्व रखता था। मान लीजिए आरबीआई जो है 100 करोड़ रुपए का नोट छपवा रहा, तो 100 करोड़ का गोल्ड जो है अपने पास रिजर्व रखना होता था, तब जाकर आरबीआई उतने रुपए का नोट को जारी करता था। तो यही प्रोसेस था अनुपातिक आरक्षण प्रणाली का। तो इससे एक बात आपको क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई जो है कभी भी जितना चाहे उतना नोट नहीं छाप सकती। जितना भी नोट वो छापते हैं उतना प्रतिभूति के रूप में गोल्ड या फिर जो विदेशी मुद्रा है उसे अपने पास आरक्षित करके या फिर रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। तब जाकर आरबीआई जो है उतने रुपए का मुद्रा जारी करता है। तो ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो अनुपातिक आरक्षण प्रणाली जो है 1935 से 1956 तक का था। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अभी जो प्रणाली अपनाई जाती है उसके बारे में। इसे कहते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो 1957 से अब तक न्यूनतम आरक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है जब मुद्रा जारी किया जाता है उस समय। इसके अंतर्गत आरबीआई जो है जब भी नई मुद्रा जारी करेगा, आरबीआई को स्वयं के पास कम से कम 200 करोड़ की पूंजी आरक्षित रखना होगा। तो मिनिमम 200 करोड़ की पूंजी को आरक्षित रखना होता है जब आरबीआई मुद्रा जारी करती है। इसमें 115 करोड़ की गोल्ड प्रतिभूति शामिल है तथा शेष 85 करोड़ पूंजी अन्य प्रतिभूति के रूप में आरक्षित रखना पड़ेगा। तो जो शेष 85 करोड़ रहेगा वो आपका मुख्य तौर पर विदेशी मुद्रा होता है। और विदेशी मुद्रा कहने का मतलब दूसरे देश की मुद्रा, जैसे कि डॉलर हो गया। तो मान लीजिए 85 करोड़ का डॉलर और 115 करोड़ का गोल्ड, कम से कम इतना जो है रिजर्व रखना रहता है अपने पास आरबीआई को जब नई मुद्रा जारी करता है उस समय।
तो ये प्रणाली जो है 1957 से अब तक जारी है, जिसे न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मुद्रा का परिवर्तन। मुद्रा का परिवर्तन कहने का मतलब जो मुद्रा में बदलाव लाया जाता है उसके बारे में। तो देखिए किस प्रकार का बदलाव लाया जाता है मुद्रा में। तो सबसे पहला है मुद्रा का अवमूल्यन करके, तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। मुद्रा का अवमूल्यन करके, और इसमें क्या होता है उसको देखिए। यदि किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा मूल्य को किसी दूसरे देश की मुद्रा मूल्य के सापेक्ष जानबूझकर कम कर देता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो मान लीजिए कोई देश है, वो क्या करता है, अपनी मुद्रा का रेट जो है वो गिरा देता है। मुद्रा का रेट कहने का मतलब उसका जो वैल्यू है उसे गिरा देता है। जब स्वयं से मुद्रा का रेट सरकार गिरा देती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? इससे जो है निर्यात बढ़ती है और आयात घटती है। निर्यात बढ़ती है कहने का मतलब हमारे देश में मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है तो हमारे देश का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो विदेशी लोग जो है वो हमारे देश से सामान खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पर सामान जो है सस्ता है। आयात घट जाएगी। क्यों घट जाएगा? क्योंकि विदेश से जब हम कोई सामान खरीदेंगे उसका रेट ज़्यादा रहेगा, तब हम लोग कम सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पर निर्यात जो है बढ़ जाएगा और आयात घट जाएगा। ऐसे करने का दूसरा मुख्य कारण रहता है अवमूल्यन से व्यापार संतुलित होता है। तो जो व्यापार है वो संतुलित अवस्था में रहता है अवमूल्यन करने से। तो मार्केट को बनाए रखने के लिए कभी-कभी मुद्रा का अवमूल्यन आवश्यक हो जाता है और भारत में इसे 3 बार किया जा चुका है। देख सकते हैं आप कब कब किया है उसके बारे में। तो भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। सबसे पहले आज़ादी के बाद, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद 1948 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, उसके वैल्यू को कम किया गया क्योंकि इससे जो है भारतीय मुद्रा का प्रचलन बढ़ेगा और इससे भारतीय व्यापार जो है वो संतुलित होगा। तो आज़ादी के बाद किया गया था भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। फिर देखिए सूखा के बाद, जब 1965 में अकाल पड़ा था, उसके बाद 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। और तीसरी बार किया गया था एलपीजी लागू के बाद, जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है, जो नीति लाया गया था उदारीकरण की नीति, उस समय किया गया था 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन। तो याद रखिएगा इनको कब कब किया गया था। अब आगे देखिए। दूसरा है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी। तो विमुद्रीकरण ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इसका उपयोग कब किया जाता है उसके बारे में देखिए। जब सरकार अपने देश की मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा जारी करता है तो उसे मुद्रा का विमुद्रीकरण कहते हैं। तो जब सरकार जो है किसी मुद्रा का चलन हटाकर उसके जगह नई मुद्रा लाता है
तब विमुद्रीकरण करता है। इससे क्या होता है? ऐसा करने से काला धन समाप्त हो जाता है और भारत में अब तक 3 बार ऐसा हुआ है। कब कब हुआ है उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले 1946 में 1000 के नोट को और 10,000 के नोट को बाहर किया गया, मतलब बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर 1978 में फिर से 1000 का नोट आया था, उसे बंद किया गया, 5000 के नोट को और 10,000 के नोट को। इसे भी देश में प्रचलन से बाहर कर दिया गया। तो 1978 में भी विमुद्रीकरण हुआ था। फिर तीसरा बार हुआ 8 नवंबर 2016 को, जब 500 और 1000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया उस समय। तो आपको ये जरूर याद होगा कि 500 और 1000 रुपए का नोट को बंद कर दिया गया है 8 नवंबर 2016 से। तो इस प्रकार जो है 3 बार भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। याद रखना तीनों को। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर। तो 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के जो वित्त सचिव है उनका हस्ताक्षर रहता है और 2 से लेकर 2000 रुपए तक के नोट में आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। दोनों पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। खास करके इस वीडियो में जो जो बताया जा रहा वो सभी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में नोट प्रेस। तो भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में देखिए। तो नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है, देवास में जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, सालवनी जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है और मैसूर जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो इन 4 शहरों में भारत में नोट की छपाई होती है। और जो नोट है, नोट का कागज जो है वो भारत में होशंगाबाद से प्राप्त होता है। तो होशंगाबाद में है करेंसी पेपर मिल। इसको भी आपको याद रखना है। जो नोट है उसका पेपर जो है होशंगाबाद के करेंसी पेपर मिल से लिया जाता है और इन 4 स्थानों पर उसकी छपाई होती है। आगे देखिए। भारत में सिक्के। सिक्के को मिंट कहा जाता है। तो भारत में सिक्के कहाँ बनते हैं उसके बारे में देखिए। तो भारतीय सिक्के जो है टकसाल में बनते हैं और टकसाल वह सरकारी कारखाना होता है जहां पर सरकार के आदेश पर और बाजार की मांग को देखते हुए सिक्कों को ढाला जाता है और इसे मिंट भी कहते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा टकसाल में सिक्के को बनाने का आदेश दिया जाता है और कहां कहां पर सिक्का बनता है उसके बारे में देखिए। तो भारत में 4 टकसाल हैं और कहां कहां पर है वो देखिए। तो पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा नोएडा में। तो याद रखना है आपको, जो सिक्के जो बनते हैं वो टकसाल में बनते हैं और टकसाल क्या है तो कारखाना है और ये इन 4 शहरों में बनते हैं। इसके बाद देखिए
भारतीय नए नोट पर छपे स्थान। तो अभी जो हाल ही में जो कुछ सालों में नए नोट छपे हैं उनके पीछे एक प्रसिद्ध स्थान छपा रहता है, उसके बारे में देखिए। तो 10 रुपए के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा रहता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसको आपको याद रखना है। 20 रुपए के नोट के पीछे की बात करें तो एलोरा की गुफा, उसका चित्र जो है 20 रुपए के नोट के पीछे छपा रहता है। और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी का रथ रहता है, और हम्पी का रथ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी का वाव, तो रानी का वाव एक स्थान है जो कि गुजरात में है। तो ये स्थान जो है 100 रुपए के नोट के पीछे छपा रहता है। 200 रुपए नोट के पीछे सांची स्तूप, मध्य प्रदेश का। 500 रुपए नोट के पीछे लाल किला, दिल्ली का। और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान। तो इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।